बहुत स्वागत है, आप सभी का वेलकम है। आज सभी का वेलकम है। हाँ, सीटेट के लिए फी वेलकम वेलकम वेलकम। अगर आप नए हैं, पहली बार जुड़े हैं, तो बता दूं मेरा नाम डॉक्टर ललित कुमार है। मैं मैथमेटिक्स आपको पढ़ाता हूं। आज ही आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसको वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी भेजें, जिससे कि आपको बेहतरीन तरीके के क्वेश्चंस मिलते रहे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। तो शुरुआत करें। ऑल ऑफ यू आर रेडी? यस, लाइक शेयर कर दिया होगा। तो बढ़ते हैं आगे और सवाल की बात करते हैं। पहला सवाल, एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या का अनुपात पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 हो, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। आज अब अरे क्या बात है, आज गौरव भी इस पेज पर खेलेंगे। दे टकाटक ले टकाटक हैं। चलो, बहुत बहुत स्वागत है। तो यहां पर आज पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। यदि सिरों की संख्या पैरों की संख्या का अनुपात 12:35 है, तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि केवल सिरों की संख्या 48 है। देखते हैं आपका जवाब। गेट 10% ऑन कोड LKR लाइव। मात्र 729 रुपए में आपको मिल जाएगा। ओके, तो देखते हैं। एक आदमी के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गायें हैं। तो समझा भाई, ये होगी मुर्गी, ये होगी गाय, काव, है ना। मुर्गी और काव, मैंने एम लिख दिया, एच की जगह हैन होती है। वैसे उनके सिरों की संख्या, ये उनके हेड है। अगर हम हेड की बात करें तो हेड और साथ में देखें लेग्स, इनका अनुपात दिया है। तो भाई हेड क्या है 12, लेग का अनुपात क्या है 35। सब समझते रहो ना सवाल को। तो मुर्गियों की संख्या, अगर सिर की संख्या कितनी 48, 48 सर हैं जो 12 अनुपात के बराबर थे। समझते रहे ना, 12 अनुपात सर का था और सरों की संख्या 48 है। इसका मतलब क्या हुआ, एक अनुपात कितने के बराबर हुआ, 12 चौक 48, 4 के बराबर हो गया ना। एक अनुपात 4 के बराबर हुआ। अब एक, हाँ, आज सुबह से शुरू हो चुका है सीटेट का बैच। आप आज ही एनरोल कर सकते हैं कोर्स में। तो 4 तो पैर कितने थे, 35 अनुपात में थे। तो 35 में 4 की गुणा कर दूं, आपने क्या कर दो 140। तो यानी उस पूरे झुंड में सिरों की संख्या 48 थी और पैरों की संख्या 140 थी। ये बात तो यहां से क्लियर हो जाती है। सिरों की संख्या 48, पैरों की संख्या 140। अब उसने बोला है कि मुर्गियों की संख्या बताओ। अब देखो मुर्गियों की संख्या कैसे निकालते हैं उसको भी समझाता हूं। एक शॉर्टकट बता देता हूं जिससे समझो। तो हम करते हैं पैरों की संख्या बटे 2 माइनस सिर की संख्या बराबर 4 पैर वाले पशुओं की संख्या। यानी पैरों की संख्या बटा 2, पैर कितने थे 140 बटा 2, सर कितने थे 48 बराबर जो भी आया। तो 70 माइनस का 48 क्या मिला, आपने कहा 22। तो 22 जो है 4 पैर वाले जानवर होंगे। और 4 पैर के तो कौन होती है, मुर्गी के गाय, आपने कहा गाय। तो इसमें टोटल गाय 22 है। तो मुर्गी कितनी है भाई, टोटल जानवरों के सर 48 हैं, तो 48 टोटल जानवर हो गई ना। तो 48 में से 22 आपने निकाल दिया, तो 26 मुर्गियां हैं। तो इसमें 22 गाय और 26 मुर्गियां हैं। सबको समझ में आया कि नहीं, किसको नहीं आया बताओ। यस कह रहे हो, क्लियर हुआ। लाइक मुझे कम दिख रहा है, लाइक वाला बटन इतना कम क्यों दिख रहा है, अब इसको बढ़ाओ। बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को। यस के नो, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दे। इज इट क्लियर? यस के नो? ओके, क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात। चलो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। नहीं आया सतीश दोबारा समझ लो। मैं फिर से बता देता हूं, डोंट वरी, अब चिंता ना किया करें। ये तो पता लग गई ना आपको कि अगर मैं बात करूं इसमें सिरों की संख्या कितनी है, आपने कहा 48, और पैरों की संख्या कितनी, आपने कहा 140। ये बात तो भी समझ में आई कैसे निकाला कि सिर 48 है तो पैर 140 होंगे। तो आप अपने तरीके से, हाँ कोई बात सतीश, तो अपने तरीके से समझ लो। मैंने माना कि मुर्गी है हैन और काव है गाय, इन दोनों को जोड़े तो 48 आता है। ये बात समझ में आती है। क्वेश्चन नंबर 1 कि मुर्गी और गाय दोनों के सरों को जोड़े तो 48 है, क्योंकि जितने सर होंगे उतने तो जानवर होंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आपके यहां पर मुर्गी के 4-5 सर होते हैं और गाय के तो 8-10 हैं।
है ना, ब्रह्मा जी तो है नहीं कोई सी भी, है ना। तो ये मुर्गी और गाय सबका एक ही सर होता है, तो दोनों के सर को जोड़ा गया तो 48 था। उसने बोला पैरों की संख्या 140 मैंने निकाली, तो मतलब क्या एक मुर्गी के कितने लेग पीस होते हैं? हाय 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 हाय, लेग पीस का नाम सुनकर तो एकदम बता दोगे। हाँ भाई, एक मुर्गी के कितने लेग पीस होते हैं? आपने कहा सर हमारे यहाँ तो 4 होते हैं, पर 2 मुर्गी के होते हैं। वैसे 2 ही होते हैं सर, हैं। तो मुर्गी के कितने हुए? 2 पैर मुर्गी के, 4 पैर गाय के, तो पैरों की संख्या 140। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ गई? हाँ कि ना? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस कि नो? इज इट क्लियर? समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूं? बहुत बढ़िया। तो आपने क्या देखा? आपने ये पाया कि भाई इतना देखने के बाद क्या समझ आया कि अगर इन दोनों इक्वेशन को देखा जाए तो हमने ऊपर वाली हमें क्या निकालनी है? केवल हमें मुर्गी की संख्या पता लगानी है। मुर्गी को रोको, गायब, खत्म करो। तो मैंने इसमें 4 की गुणा कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, तो क्या होगा? 4 मुर्गी, 4 गांव और 4 8 32, 4 चौक 16, फिर 192। तो भाई 192 हो गया। दूसरी क्वेश्चन क्या थी? 2 hen प्लस 4 काव इज इक्वल टू 140। अब इन दोनों को घटा दो। आपने कहा माइनस माइनस माइनस, इसको घटाया तो 2h इज इक्वल टू व्हाट? 2 और 5 52। तो हैन कितनी आ गई? 52/2 दैट इज 26। तो ये तो था बेसिक। इससे करोगे तो बेसिक टर्म है ये, इसको बेसिक बोलते हैं। हाँ बताता हूं उमंग, 140 कैसे आया? देखो उमंग इधर देखना, पैरों की सर की संख्या 12 है और सर का वैल्यू 48 है, तो 12 अनुपात किसके बराबर हुआ? 48 के। तो 1 अनुपात किसके बराबर है? 4 के ना। तो पैरों का अनुपात 35 था, तो 35 मल्टीप्लाई बाई 4, 140। अभी समझ में आया उमंग? क्लियर है? तो ऐसे भी निकाल सकते हैं। नहीं तो मैंने क्या बताया? बहुत सिंपल सा शॉर्टकट मैंने बताया था आपको, उसको यूज कर लो। कि कैसे करोगे? फुट अपॉन 2 माइनस हेड, इसको लेग बोल देते हैं, इज इक्वल टू 4 लेग्स एनिमल। इसको ऐड कर लो आप। क्या फुट मींस इसको लेग भी कर सकते हो। पैर बटा 2, पैरों की संख्या का आधा करो, उसमें सर की संख्या घटाओ, जो भी संख्या प्राप्त होगी वो 4 पैर वाले जानवरों की होगी। तो जैसे आपने देखा फुट कितने थे? आपने कहा 140 बटा 2, माइनस हेड कितने थे? 48। तो कितना बचा? 70 माइनस 48 बराबर 22। तो 22 क्या है? 4 पैर वाले हैं, काव हैं। और 48 में से 22 निकाल दूंगा तो मुर्गी बच जाएंगी। तो ये शॉर्टकट था, चॉइस आपकी, जैसा आपको चाहे वैसा कर लो। अभी क्लियर है ना? अब आगे बढ़ू। ओके, एक और सवाल। उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल क्या है? द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स नॉट ग्रेटर देन 17 इज व्हाट? गुड आफ्टरनून भीबा। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। उम्मीद करता हूं आपका जवाब अच्छे से मिलेगा, और ये तो आप पर डिपेंड है। ऑप्शंस आर 59, 58, 41 और 42। उन सभी अभाज्य संख्याओं का योग आपको बताना है जिन संख्याओं को जोड़ने पर ये आ जाए, और वो भी कौन सी? प्राइम नंबर्स। तो दीज आर द प्राइम नंबर्स। तो सवाल आपके सामने है, जवाब मैं चाहूंगा आपका मुझे मिले, और मुझे उम्मीद है कि जवाब भी बड़ा अच्छे से खूबसूरती से आपका मिलेगा। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बात करते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि अभाज्य संख्या 17 तक की होती कितनी है। ओके, देख लेते हैं। आपने कहा सर पहली संख्या 2, उसके बाद आती है 3, फिर आती है सर 5, फिर आती है 7, उसके बाद आती है 11, फिर आती है 13 और फिर आती है 17। यही तो संख्याएं हैं। अगर मैं सबको जोड़ दूं 17, ओके, तीनों तो 5 5 10 17 11 28 10 38 10 48 और 10 58 58। तो यही सही जवाब होना चाहिए, यानी बी इज द राइट ऑप्शन। हम जल्दीबाजी में क्या करते हैं? हम 41 आंसर लगा देते हैं। बहुत सारे मेरे दोस्त 41 भी लगाएंगे क्योंकि वो 17 को नहीं जोड़ेंगे। तो 17 से तक की बोला है उसने, बोला ना 17 से बड़ी नहीं है। 17 से बड़ा नहीं है, इसलिए 17 को भी इंक्लूड किया जाएगा। याद रखेंगे, 17 को भी इंक्लूड किया जाएगा। कभी आप सोचो 17 15 प्राइम नंबर नहीं होती है राखी। हाँ उमंग, मैं यही तो बोल रहा हूं कि बहुत सारे मेरे साथी इसमें आंसर जरूर देंगे कि 41 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसने 17 से बड़ी नहीं है। 17 के बराबर तो हो सकती है, उसने साहब बोला 17 से बड़ी ना हो, 17 तो हो सकती है ना। दैट्स व्हाई। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ गया होगा आप तो? बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रखते हैं, देखते हैं उसका जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। ये रहा।
0.12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.012 का मान क्या है? लेट्स सी। हाँ कोई बात नहीं है, इट में भी हैपन। द वैल्यू ऑफ 0.12 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई 0.012 इज व्हाट? 0.01688, 0.1728, 1.728, 0.01728। व्हाट इज द राइट आंसर? राखी बता दे, राखी जब तक आप सवाल करो। राखी, प्राइम नंबर जो होते हैं ना वो ऐसे नंबर होते हैं जो अपने आप से और एक से ही कटते हैं, उसके अलावा नहीं कटते किसी से भी। यानी उनके केवल दो फैक्टर होते हैं, एक वो खुद और एक 1। अगर इसके अलावा किसी का एक और फैक्टर है तो वो प्राइम नहीं है। 15 3 से भी कट जाता है। अच्छा 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 अच्छा, सौम्या, ओके 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 सौम्या, ओके ओ ग्रेट, बात समझ में आई। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी डी ना। देखो समझो सवाल कितना आसान है भाई। ये 12 लिखा है, ये भी 12 12। तो अगर मैं 12 का क्यूब करता हूं तो मुझे क्या मिलता है? आपने सर 12 का क्यूब क्या होता है? आपने कहा सर 12 क्यूब होता है 1 7 2 8, ये तो होता है। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 2 का क्यूब निकालना है ना, तो 1 2 2 2 जा 4 2 जा 8, ऐसे इसको 1 रखा, 2 ऐसे लिखा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, ऐसे लिख दिया। लास्ट और फर्स्ट छोड़ दो, इनका डबल लिख दो इसमें, 4 का डबल 2 का डबल 4 और 4 का डबल 8, जोड़ दो 8 2 7 1। ये इसका क्या आया? ये क्या मिल गया आपको? दैट इज क्यूब। अब ये इसका नहीं, गुणा करने पर क्यूब इतना हुआ। अंक कितने बाद लगाना दशमलव का? 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद। तो 5 अंक बाद कैसे लगाएंगे? 1728 तो ये हो गया, 4 तो ये हो गया, 5 में और जोड़ दिया मैंने, ऐसे लिख दो, यही आंसर है। राइट ऑप्शन क्या है? डी। क्लियर है जी? बहुत बढ़िया, हो गया है क्लियर जी जी जी। ओ मेरे स्टूडेंट ओ जी, समझ में आ गया है? क्योंकि सवाल है थोड़ा रिस्की की। और कह रही है निशा, फिर से बता दो जी जी जी, दोबारा समझो क्या बोला मैंने। भाई ये 12 12 12 ही तो है, दशमलव भी तो लगना है पहले, तो उसकी मल्टीप्लाई तो करनी थी। 12 का मल्टीप्लाई कर दो 3 बार। भाई आपने 12 12 12 ही तो लिखा है, दशमलव बाद में देखेंगे। तो जब आपने 12 का क्यूब किया तो 12 का क्यूब होता है 1728। ये मैंने आपको बताया कैसे, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है? 144। 144 में 12 की गुणा करोगे तो भी यही आ जाएगा। क्लियर? ओके जी जी, समझ में आया? हाँ, तो क्या हुआ, ये क्यूब है, इन्हीं की गुणा करने पर इतना आएगा, 1 7 2 8। उसने बोला दशमलव कितने अंक बाद लगाना है? देखो 1 2 3 4 5, 5 प्लेस के बाद लगाना है, लेकिन कैलकुलेशन में तो 4 ही है ना, 1 2 3 4, तो हमने एक जीरो बढ़ा दी और यहां पर लगा दिया, 5 अंक बाद दशमलव आ गया। यही तो आंसर था जो डी में दिया था। क्लियर है? हाँ, बिकॉज यही है जी। मैं हूं जिल्ला हिलाली है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल। मोहित के पास 300 रुपए थे, उसने एग्जाम कार्ड की पुस्तक 99 रुपए 50 पैसे में ऑनलाइन खरीद ली तथा शेष धनराशि में से 199 की पुस्तक अन्य ऑफलाइन खरीद ली। अब उसके पास कितनी राशि शेष बची थी, ये आपको बताना है। बहुत जोड़ने घटाने वाला सवाल है, मुझे उम्मीद है कि सवाल बड़ी आसानी से आप कर लेंगे और तेजी से उत्तर मिलेगा तो मुझे बड़ी खुशी, और इतनी खुशी होगी पूछे मत। चलो बताएंगे जवाब क्या मिलता है। ओके ओके, सी सी सी, सिंपल सवाल था। मोहित के पास 300 रुपए थे। ओके, 300 रुपए मोहित के पास थे, उसने एक बुक खरीदी कितने की? 99 रुपए 50 पैसे की। उसने एक और बुक खरीद डाली 199 रुपए की। अब कितना हो गया? आपने कहा 0 5 9 और 9 18, 9 9 18 और 1 19, 1 और 1 2, 298 और 50 पैसे की शॉपिंग कर डाली। 300 रुपए लेके गए थे जेब में भाई साहब, 298 और 50 पैसे की शॉपिंग कर डाली, तो कितना बचा? 1 रुपया
8 आना। जानते हो 8 आना बोलते हैं 50 पैसे को। वो गाना सुना था ना, 5 रुपया 12 आना, मतलब वो था 75 पैसे। 4 आना का मतलब क्या होता है? 25 पैसे। तो उत्तर क्या हुआ? 1 रुपया 8 आना। समझ में आ गई बात? क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो 1.5 रुपया इसका सही जवाब था। बड़ा सिंपल सवाल था, इसको भी घबरा घबरा के किया। चलो कुछ पेडागॉगी भी हो जाए, क्योंकि बिना पेडागॉगी के तो कैसे आनंद आए। कक्षा कक्ष में गणितीय भाषा में निपुणता को निम्नलिखित क्रम में समस्याओं को प्रदर्शित करने के लिए बढ़ाया जा सकता है। वो क्या तरीका है? प्रतीकात्मक भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितगण स्थिति की भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। गणितीय समस्या समाधान की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा, रोजमर्रा की भाषा। रोजमर्रा की भाषा, गणितीय स्थिति की भाषा, गणितीय समस्या समाधान की भाषा, प्रतीकात्मक भाषा। और ये सवाल आपके सामने है, आपको क्या लग रहा है? जरा सा बस इतना बता दो मुझे। बिल्कुल, इनमें क्या आपको लग रहा है कि कौन सी भाषा है? शायद आपको याद आ जाए, मैं आपको चीजें याद दिलवा देता हूं, जिससे कि आपको रिकॉल करवा देता हूं। जब पेडागॉगी हम करते हैं तो हम हमेशा बच्चों को इस वाले फॉर्मेट में करते हैं, दैट इज ELPS। हम जब भी बच्चे का विकास करते हैं तो ELPS थ्योरी के अकॉर्डिंग करते हैं। हाँ, अभी मैं समझा देता हूं भाषा को क्या समझ में आती है। तो हाँ, ये सर बच्चों को तब समझ में आएगी, मास्टरों को समझ में नहीं आ रही है, ये कह रहे हो ना? कल को आप सब मास्टर बनोगे, सर बच्चों को क्या समझाएंगे, हमें समझ में नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है। मैं बता देता हूं। ELPS दैट इज ELPS थ्योरी, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं E की बात करता हूं, अगर मैं S की बात करता हूं, S का मतलब होता है सिंबल। P की बात करते तो पिक्चर, L की बात करते तो लैंग्वेज, E की बात करते तो एक्सपीरियंस। यानी इसको क्या बोलते हैं, मैं दोबारा से, इसको बोलते हैं अनुभव। उसके बाद आता है भाषा, उसके बाद आता है चित्र, फिर आते संकेत। कोई भी बच्चा जब किसी चीज को समझता तो इन 4 फॉर्मेट में वो चीजों को समझता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो यहां पर अरे मंगाना समझ, रोजमर्रा की भाषा। अब देखो यहां पर तो सबसे पहले बच्चा क्या एक्सपीरियंस, अनुभव लेगा। वो कहां से लेगा? जो उसकी डेली लाइफ की लैंग्वेज है। तो सबसे पहले बच्चा जब भी किसी चीज को डेवलप करता है तो रोजमर्रा की भाषा से शुरू करता है। तो यहां पर रोजमर्रा की भाषा 2 जगह लिखा हुआ था, तो शुरुआत तो यहीं से करेगा। तो ये दोनों तो गलत हो गए। उसने बोला आगे गणित स्थिति की भाषा, और 3 स्टेप में नहीं होगा पूरा। तो यानी रोजमर्रा की भाषा, गणित स्थिति की भाषा, गणित समस्या समाधान की भाषा और प्रतीकात्मक भाषा। सबसे पहले वो रोजमर्रा की डेली लाइफ की, जैसे आप करते ना, अरे मोड़ा कहां जा रहा है, वो अपनी भाषा है ना। गुरुजी का हाल बा, गुरुजी बोले चौकस बा, ये अपनी भोजपुरी की भाषा है। अदर इधर यूपी में आ जाओ, अरे क्या कर रहा भाई, है तो ये अपनी भाषा है। तो बच्चे सबसे पहले इसी भाषा को सीखता है, जिससे कि वो चीजों को जानने की कोशिश करता है। तब वो गणित की बात करता है कि अरे अच्छा ये गणित का सवाल है। उसके बाद वो बात करता है उसको सॉल्व कैसे किया जाए, और लास्ट में उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्यूशन के लिए वो क्या करता है, वो प्रतीकात्मक भाषा यानी वो उसके सिंबल यूज करता है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी। ओके, और ये लाइक वाइक आगे बढ़ा दो जी। एक और सवाल, प्राथमिक स्तर के बच्चे दी गई आकृतियों को उनकी दिखावट के आधार पर वर्गीकृत करने के योग्य हैं। वान हेले के अनुसार वे ज्यामिति के किस स्तर पर हैं? विश्लेषणात्मक, अनौपचारिक, औपचारिक या मानसिक चित्रण? हाँ जी।
ओके, तो कौन से स्तर पर होंगे? डी, बहुत बढ़िया। देखो, मानसिक चित्रण, इसको क्या बोलते हैं? विजुअलाइजेशन। तो विजुअलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि बच्चा चीजों को दिखावट के आधार पर, बनावट के आधार पर पहचानता है। जैसे उसने, मम्मी ने बोला अच्छा बेटा वो गोल कटोरी लेके आओ, बच्चा जाएगा गोल वाली कटोरी ले आएगा। अच्छा बेटा को बताओ ये गोल क्या है, बोला मम्मी गोल धरती है, गोल मेरी गेंद है, गोल आपकी चूड़ी है, और आपका जो ये हुकनी है वो भी गोल है, और जब थप्पड़ मारती है ना मुंह पे खींच के, जब मैं गलती करता हूं तो दुनिया मुझे गोल गोल दिखती है। तो सारे एग्जांपल दे देगा गोल के, है ना। तो ये गोल जो है वो उस चीज को पहचानता है, तो वही विजुअलाइजेशन है, ठीक है ना। इसके साथ साथ अनौपचारिक विश्लेषण आता है, जिसमें बच्चा क्या करता है, विश्लेषणात्मक किस तरह आता है, मैं सबके नाम लिख देता हूं। ये लेवल 0 है, ये लेवल 1 है, ये लेवल 2 है, और ये लेवल 3 है। एक लेवल 4 होता है जिसको रिगत दृढ़ता बोलते हैं, है ना। हाँ, जिसको हम क्या बोलते हैं? दृढ़ता। मैं लिख देता हूं दृढ़ता। वो क्या है? वो इसका लेवल नंबर 4 है। तो 1 हेले के अकॉर्डिंग 0 से 4 लेवल है, 5 स्टेप्स में पूरा होता है। तो यहां पर मानसिक चीजों में चीजों को दिखावट के आधार पर, एनालिसिस में उसकी बेसिक प्रॉपर्टीज को समझकर, अनौपचारिक निगमन में वो उस प्रॉपर्टीज के साथ संबंध स्थापित करके, सेल्फ संबंध निकाल करके, या उसकी डीप प्रॉपर्टीज को जान करके, औपचारिक निगमन में डिफरेंट डिफरेंट टू शेप्स में रिलेशन निकाल करके, और दृढ़ता में खुद की आकृतियां बना करके बच्चा सीखता है। तो ये कंप्लीट वॉन हेले का मैंने एक रिवाइज कर दिया है। अगर आपको वॉन हेले थ्योरी पढ़ना है, और याद बता दूं, 1 नंबर की वॉन हेले आपको जरूर आएगा। 1 मार्क्स फ्रॉम वॉन हेले यू विल गेट इन योर एग्जामिनेशन। सो इफ यू नीड टू स्टडी दैट वन, यू जस्ट सर्च ऑन गूगल, ऑन यूट्यूब, दैट वॉन हेले थ्योरी बाय ललित सर, यू विल गेट इट। हस्तपरख प्रतिमान, स्थिर चित्र, लिखित प्रतीक, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, वास्तविक संसार की स्थितियां आदि संदर्भ को दर्शाने के 5 तरीके हैं। किसको दर्शाने के तरीके हैं ये आपको बताना है। ज्यामिति प्रमाण, गणित की पाठ्यचर्या, गणितीय शब्द भंडार, गणितीय चिंतन एवं विचार। इनमें से आपको कौन सा लगता है कि हस्तपरक प्रतिमान 1, स्थिर चित्र 2, लिखित प्रतीक 3, मौखिक और लिखित भाषा 4, और वास्तविक संसार की स्थिति 5, ये जो पांचों चीजें हैं ये किसको दर्शाने के तरीके हैं? आयुष कैसे हैं आप? आयुष आ गए हैं, तभी मैं बोला मेरा फेफड़ा इतना खुदा क्यों रहा है। अच्छा, आयुष आ गए हैं। तो ज्यामिति प्रमाण, गणित पाठ्यचर्या, गणित शब्द भंडार, या गणित चिंतन एवं विचार। यस, ठीक है भैया, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? इज इट क्लियर? ओके, डी एकदम सही, गणितीय चिंतन एवं विचार, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि मैथमेटिकल थिंकिंग और आइडियोलॉजी, हस्तरक प्रतिमान, कांस्टेंट फिगर्स, राइटिंग, ये सब कुछ क्या है? गणितीय विचार। बहुत बढ़िया, अरे वाह, आप तो बहुत ही महान हो गए हैं, एकदम अच्छी जबरदस्त उत्तर देते हैं। ओके, एक और चलो बताओ। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन पर संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या कहलाता है? 1, गणितीय शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को पूरा करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीयकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है, महत्वपूर्ण गणितीय शिक्षण के उद्देश्यों को पूरा करता है, या फिर गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है। पाठ्यचर्या के अनुसार प्राथमिक स्तर पर संख्याओं और उन संक्रियाओं, मात्राओं का मापन आदि का शिक्षण क्या बताता है, ये आपको बताना है। लेट्स सी व्हाट विल बी योर आंसर। ओके, और यहां पर भी बहुत बढ़िया जवाब। देखिए, हालांकि ये संकीर्ण उद्देश्यों को ही एक्सप्लेन करता है, लेकिन यहां पर जो मात्राओं का जो मापन है, ये जो मापन वर्ड आ गया है, इसीलिए ये हम इसको संकीर्ण उद्देश्य नहीं कर सकते। अगर यहां पर ये मापन में हटा दूं ना, इस वाले वर्ड को हटा दूं, तो ये सारा जो हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। गणितीय शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को पूरा करता है, लो लेवल जो गोल्स हैं उनको अचीव करता है।
इसके साथ साथ अगर हम बात कर रहे हैं मात्राओं का मापन, तो वो क्या करता है, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया के गणितीकरण के उद्देश्यों को पूरा करता है। बच्चे की जो थॉट प्रोसेस है उसको मैथमेटाइज करने की कोशिश करता है। और सही जवाब है एकदम करेक्ट आंसर, दैट इज बी। आपने एकदम सही दिया है जी, कोई दिक्कत नहीं। एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पर, चलो। कक्षा 4 की पाठ्य पुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर संकेत करती है? कौन सी है जो बहु अनुशासनात्मक संख्या की ओर संकेत करती है? लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। यस, यस, डी डी डी। ओके, देखो पहले समझ लो, ये जो लिखा ना उसने बहु अनुशासनात्मक, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है? मल्टी डिसिप्लिनरी का मतलब होता है कि भाई एक चीज, एक विषय को आप दूसरे विषय के साथ कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। एक विषय को दूसरे विषय से कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं, नहीं एक विषय के माध्यम से दूसरे विषय को बढ़ाने जोड़ने की कोशिश करते हैं। उसी को बोलते हैं क्या? बहु अनुशासनात्मक समस्या। अब गणित के साथ अगर आप किसी और विषय को पढ़ाओगे तो बहु अनुशासनात्मक अवस्था होगी। देखो, आकृति का दर्पण छवि प्रतिबिंब बनाइए, आरेख बनाना है तो सिर्फ ये कला है। दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखा, ये सिर्फ गणित है। किसी ज्यामितीय आकृति में एक नई सममिति रेखा, ये भी गणित है। लेकिन भारत का झंडे का आरेख बनाओ, आरेख आपने बनाया, ओके, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, इस झंडे के नीचे निर्भय, ऐसा है ना, बच्चे ने झंडा खींचा, वंदे मातरम वंदे मातरम, सुजलाम सुफलम मलिज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, है ना, जोश आ जाता झंडा को देख के मुझे तो। शुभ्र ज्योत्सनाम पुलकितयामिनी पुल्ल कुसुमिता द्रुमदल शोभनी सुहासनी सुमधुर भाषिणी। सर एक और फैन क्लब पर आना चाहिए आपके, कुछ तो था उसके होठों पर, न जाने हमसे क्यों शर्माती थी, वह पगली जब तक दिन हंसती तो पता चला को नालक तंबाकू चबाती थी। ओ माय गॉड, चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ गौरव जी, वो मुझे पता है, लेकिन यहां पर सिर्फ हम जो है वो 2/3 की रेशो में बनता है, कलर का कॉम्बिनेशन रखना पड़ता है। तो बच्चा यहां पर क्या करेगा, झंडे का बनाएगा। उसके बाद क्या बोला, झंडे में सममिति रेखाएं बताओ, हाउ मेनी सिमेट्री लाइन आर देयर, देन यू कैन फाइंड आउट दिस इज ए रेक्टेंगुलर शेप, तो यहां पर 2 सिमेट्री लाइन हो जाएंगी इसमें। तो इसका मतलब क्या हुआ, गणित भी हो रहा है और आर्ट भी हो रहा है, तो गणित को आर्ट के साथ जोड़ने की कोशिश की जा रही है। दैट्स व्हाई यहां पर ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट होगा। इज इट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर, निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया है, निरूपण करता है, किसकी ओर संकेत करता है? अब मैं आपके सामने एक सवाल लिखूंगा और आपके सामने एक सवाल दिया हुआ है, उसका जवाब आपको देना। एक ग्रिड पेपर आपके सामने बना देता हूं। उसने बोला है कि निम्न ग्रिड वर्गाकार कागज पर खींचा गया या निरूपण किसकी ओर संकेत करता है। अब ये ग्रिड क्या है उसको बता देता हूं, समझ लेना। ये ग्रिड पेपर है ऐसे, ऐसे, ओके। इसको लिखते हैं हम OTHT, हमने इसको ऐसे लिख दिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको TH भी लिख लेते हैं, ओके ओके। तो ये निरूपण जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये क्या बताता है, ये आपको बताना है। 1 2 3, एक तो ये डायग्राम बना हुआ है, एक और बना देता हूं आपके सामने जिससे कि आपको समझ में आ जाए। एक ऐसा एक और बना लो जिससे कि आपको आसानी रहे, अब ठीक रहेगा। ऐसे सवाल बहुत आते हैं एग्जाम में, जहां इसका मतलब OTHTH ये ऐसे लिखा है और अब केवल हमने यहां बिंदु लगा दिए ऐसे। अब बताओ, ये 2 निरूपण आपके सामने लिखे गए, इनमें से कौन सा निरूपण है जो किसकी ओर संकेत करता है? निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब सही होगा। स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल, गिनतारा, अबेकस में संख्याओं की स्थिति। ओके, बी एक्रेडिटेड बाय द एब्सोल्युटली राइट आंसर। रमीज रजा कर दिया है हमने, रमीज। बी दहाई और इकाई की तुल्यता।
ओके, तो आपको बता दें जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है वो एकदम गलत जवाब है, क्योंकि आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, आप स्थानीय मान को एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे? दिस इज यूनिट, दैट इज वंस, टेंथ, 100,000, 1, 10,000, 100,000। तो आपने यहां पर इकाई के अंक भरे, यहां पर आपने दहाई के अंक भरे, तो बच्चों को बताओगे बेटा इस वाले कॉलम में लिख रहा हूं तो ये इकाई वाला कॉलम है, इस वाले में लिखेंगे तो दहाई वाला कॉलम है, एक और बनाएंगे इस वाले में आएंगे तो ये सैकड़े वाला कॉलम है, इसमें लिखेंगे तो बेटा ये हजार वाला कॉलम है। तो बालक को आप स्थानीय मान को समझाने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। रमीज आप तो कुछ ज्यादा ही फास्ट है, अगर आप कहेंगे तो हम और तेज पढ़ा देंगे, लेकिन सवालों को, प्रश्नों को समझना जरूरी है रमीज, है ना? थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, क्योंकि बाकी बच्चों ने सबने गलत उत्तर दिया था, है ना? तो अब उस गलत उत्तर का रीजन क्या है ये तो हमें बताना चाहिए ना, अदरवाइज फिर तो क्वेश्चन आंसर होते रहेंगे, एक्सप्लेनेशन कहां से मिलेगी? मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे निम्नलिखित में से किसी एक के लिए अवसर उपलब्ध कराती हैं। जो मानसिक गणित की बात करते हैं, मानसिक गणित की गतिविधियों की बात करते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि वो किसी एक का अवसर उपलब्ध कराते हैं। किस चीज का? देखते हैं। हाँ, दोनों एक ही जैसे हैं, बिल्कुल, ग्रिड और ग्राफ दोनों एक जैसे हैं। ओके, तो लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। पेपर पेंसिल का उपयोग करते हुए कक्षा में प्रक्रियाओं को सीखने में निपुणता प्राप्त करना, कलन विधि को सीखने की निपुणता प्राप्त करना और कम समय में अधिक संख्याओं में समस्याओं का अभ्यास करना, परिकलन में परिशुद्धता के साथ उनकी गति को बढ़ाने और परीक्षा में उनके निष्पादन के लिए सुधार में मदद करना, मानसिक संगणना संबंधी प्रक्रियाओं का विकास, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंधों की पहचान करने की कोशिश करते हैं। तो राइट ऑप्शन यहाँ बी मिल रहा है, कोई डी बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, तो देयर आर लॉट्स ऑफ आंसर बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स एट अ डिफरेंट लेवल। तो आपको बता दें, तो जिन्होंने कहा है ऑप्शन नंबर बी, रमीज ने शायद बोला है बी, आपका जवाब एकदम गलत है। दिस इज नॉट द राइट आंसर। तो राइट आंसर इज डी। देखो, मानसिक गणित की बात हो तो मानसिक ही बात करेंगे हम। तो अगर मानसिक गणित संबंधी गतिविधियां महत्वपूर्ण है, बच्चों को मानसिक रूप से क्यों पढ़ाते हो? और मैंने आपको बताया भी था कि मानसिक गणित जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को बचपन से पढ़ाते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक मिनट रुकिए, मैं थोड़ा पानी पी लूं अगर आप इजाजत दें तो। मानसिकता की बात करते हैं, मानसिक गणित की बात करते हैं, तो मानसिक का मतलब होता है जब बच्चे को कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक का बच्चा हो तो उसको स्कूल में भेजते हैं पढ़ने के लिए, तो बालक वहां पर मानसिक रूप से चीजों को पढ़ता है, वो मानसिक पर्यवेक्षण में रहता है, जिससे कि उसका मस्तिष्क जो है वो लॉजिकल रीजनिंग करनी शुरू कर दे। और मानसिकता को ध्यान में रखते हुए हमारे एक प्लूटो हुए हैं जिनको गणित के मानसिक सिद्धांत का जन्मदाता भी कहा जाता है। उन्होंने एक परिभाषा दी थी, शायद आपको याद हो, कि मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का कार्य गणित करता है और एक बालक की सुषुप्त आत्मा में नवीन जागृति और चेतना भरने का काम करता है ना? हाँ, ओके, बात समझ में आ गई। तो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ प्लूटो, मानसिक संगणना। तो अगर मानसिक गतिविधियां महत्वपूर्ण तो मानसिक के बारे में बताओ ना। क्यों? क्योंकि जो मानसिक संगणना नहीं, बच्चा मानसिक गिनतियों को मानसिक रूप से याद करता है, मानसिक रूप से उनको समझता है, तो वो सभी, क्योंकि शिक्षार्थी तेज गति से संख्याओं के परिकलन के बीच संबंध की पहचान करने की कोशिश करता है। जैसे वो लॉजिक लगाएगा तो जितने भी वो काम कर रहा है उन सब में वो परिकलन के बीच अपना रिलेशन जोड़ने की कोशिश करता है। दैट इज द राइट आंसर। इज इट क्लियर? तो राइट ऑप्शन
हाँ ओके ओके आयुष, कोई बात नहीं है। तो राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर डी, जो आपने सही कर दिया है। एक बच्चा मानसिक रूप से 27 + 38 को 65 के रूप में परिकलित करता है, मतलब परिकलित का मतलब होता है उसको बताता है। जब उसे योग करने के अपने तरीके के बारे में व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उसने प्रतिक्रिया के रूप में कहा 38 40 के नजदीक है, इसलिए 27 + 40 67 के है। तो मैंने 65 को प्राप्त करने के लिए 2 घटा दिया। योग करने की युक्ति कौन सी है? So a child mentally calculates 27 + 38 in this way as 65. When he was asked to explain his way to doing the sum, he said in response that 38 is the closer to 40. So 27 + 40 is equal to 67. Just because of I add 2 in the beginning to get 65, I subtract 2 from that particular value. This tip of doing sum is relates with what? तो राइट ऑप्शन पुनर्समूहीकरण, दैट इज रीग्रुपिंग, प्रतिकारी दैट इज कंपनसेशन, इज काउंटरवेलिंग और आल्सो कंपनसेशन, संवर्धी कारक दैट इज ग्रोइंग ऑन एक्सपेंशन, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण दैट इज डायरेक्ट मॉडलिंग। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। पानी, इज इट क्लियर? ए, सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिया। तो इन चारों वर्ड्स के बारे में आप सबको पता है वैसे ये क्या है? किसी को पता है इनके बारे में? ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं चारों, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स, और इनमें से आपको एक वर्ड एग्जामिनेशन में रखा मिल जाएगा। इन वर्ड्स के बारे में शायद सबको नहीं पता होगा, तो बता देता हूं कि इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है, पहले समझ लो। पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या होता है, एक एक का बताता हूं, फिर आप मुझे आंसर देना। पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। पुनर्समूहीकरण को बोलते हैं हम रीग्रुपिंग। इसका मतलब क्या होता है? संख्याओं को एक बार फिर से इकट्ठा करना, पुनर्समूहीकृत करना। इसमें अधिकतर क्या आता है बताता हूं। मैं सारे बता देता हूं। आप जब हासिल संबंधी कोई गलती करते हैं, आप हासिल उधार लेने संबंधी जब भी कोई गलती करते हैं तो पुनर्समूहीकरण की गलती होती है। जैसे समझिएगा, मैंने कहा 18 मैंने 25 जोड़े, तो 8 5 13, 2 और 1 3, एक नहीं जोड़ा, यहां पर एक को भूल गया हासिल। तो अगर आप हासिल का प्रयोग करना गलत कर दें, या फिर जैसे 18 में से आपने 25 में से 8 घटाया, तो 8 में से 5 घटा कर 3 लिख दिया, तो आपने उधार लेने में गलती कर दी। तो उसको बोलते हैं रीग्रुपिंग। यानी हासिल संबंधी जब भी गलती होगी, कैरी संबंधी, तो हमेशा वो पुनर्समूहीकरण में आएगी। इज इट क्लियर? ये तो याद रहेगा पुनर्समूहीकरण का मतलब क्या है। डन, वेरी गुड। अब बात करते हैं प्रतिकारी, इसको बोलते हैं कॉम्पनसेशन। कंपनसेट करना, ये क्या कंपनसेट का मतलब क्या होता है? जब एक गलती दूसरी गलती को पूरा कर दे, एक गलती दूसरी गलती को दबा दे, उसको कंपनसेट करना बोलते हैं। जैसे बच्चे ने यहां पर किया, उसने क्या काम करा, 27 में उसको 38 जोड़ना था, तो उसने देखा यार 38 को 27 जोड़ना मुश्किल है, तो उसने मुंह जबानी 38 को 40 बना लिया अपने मन में ही। तो उसने इसका मतलब इसमें पहले 2 बढ़ा दिया, तो ये अब क्या हुआ, अब उसे 27 + 4 जैसे उसने बताया, तो अब उसके लिए आसान हो गया भाई, 4 2 6 67 आ गया, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले 2 जोड़ा था, तो फाइनल उत्तर में उसने 2 कम कर दिया, दैट इज 65। तो इस मेथड को बोलते हैं प्रतिकारी, और यह हमेशा अधिकांश डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में अप्लाई होता है। जानते डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को जानते होंगे ना, वितरण नियम। जब वितरण नियम आप लगाते हो, उस नियम में सबसे ज्यादा प्रतिकारी यूज होता है। जैसे आप करते हो ना 18 मल्टीप्लाई बाई आपको 21 करना है, तो आप कैसे लिखते हो, 18 मल्टीप्लाई बाई 20 + 1। तो जैसे ही आप इसको ब्रेक करते हो, तो जैसे ही ब्रेक करने की बात करते हो तो प्रतिकारी आ जाता है। हाँ जी, एस्टेट के लिए नहीं, सीटेट के लिए है, सीटेट के लिए पूरा है ये। ओके, इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? तो प्रतिकारी भी समझ में आया। बात करते संवर्धी कारक, यानी एक्सपेंशन, इसको बोलते ग्रो करना। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक इंडिविजुअल चीज की कीमत में बढ़ोतरी हो जाना हमेशा संवर्धी कारक में आती है। किसी का अचानक मान बढ़ जाना, जैसे आपने आज ही एक ऐप आई बहुत बढ़िया, आपने कहा चलो इस पर बुक करते हैं। आजकल तो ट्रेंडिंग ऐप कौन सा चल रहा है, मैं तो भूल भी जाता हूं। आजकल ट्रेंडिंग ऐप चल रहा है एक मीशो।
आपने मीशो पे ऑनलाइन शॉपिंग करके एक कार्ट में चीज डाली, सुबह को देखा वो रात को तो बुक की थी 500 की, सुबह 600 की हो गई, तो अचानक उसकी कीमत में वृद्धि होगी ना। तो अचानक किसी चीज में वृद्धि हो जाना वो होता है समृद्धि कारक। प्रत्यक्ष प्रतिरूपण को बोलते हैं डायरेक्ट मॉडलिंग। जब बालक बचपन में पढ़ता था तो कैसे पढ़ते थे, आपसे बोला जाता था अच्छा बच्चा मुझे एक बार बताओ 5 और 4 कितने, आप पूछते थे बचपन में तो आप कैसे गिनते थे, मास्टर जी 5, 1 2 3 4, और कितना बोला मास्टर जी 5, अच्छा 1 2 3 4 5, फिर आप सारे के साथ गिनते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टोटल 9, तो ऐसे बताते थे ना। तो इस तरह की गतिविधियां जहां बालक किसी भी मूर्त चीज का सहारा लेकर अपनी अंडरस्टैंडिंग को मजबूत करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रत्यक्ष प्रतिरूपण, डायरेक्ट मॉडलिंग। दैट इज द राइट आंसर। तो इसका सही जवाब क्या मिला आपको, दैट इज प्रतिकारी कंपनसेशन इसको बोलते हैं, प्रतिकारी इसको बोलते हैं, इसको प्रतिपूर्ति भी बोलते हैं। कई बार प्रतिपूर्ति मिल जाएगा, ये कभी आप बोले प्रतिपूर्ति तो बताया नहीं था, तो उसको प्रतिपूर्ति भी बोलते हैं। ओके, याद रहेगा, भूलेगा तो नहीं कोई भी। मैंने चारों एक्सप्लेन कर दिए। पुनर्समीकरण हासिल संबंधी प्रॉब्लम, प्रतिकारी चीजों को तोड़कर जोड़ना, पहले घटाना फिर जोड़ना, समृद्धि कारक किसी की कीमत में बढ़ोतरी हो जाना, और प्रत्यक्ष प्रतिरूपण बच्चा मूल रूप से किसी चीज का जब प्रयोग करता है दैट इज प्रत्यक्ष प्रतिरूपण। अभी समझ में आ गया होगा, बहुत बढ़िया। तो आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल आपके इंतजार में बैठा फिर तो वो, चलो बढ़ते हैं। हाँ, ग्रोथ, ग्रोथ मीन्स उसको बढ़ जाना, ग्रोथ किस चीज के वैल्यू में वृद्धि होना ग्रोथ कहलाता है ना। सवाल आपके सामने है, 4 + 44/10 + 404/100 + 444/1000 + 4/10,000 का मान इनमें से कौन सा होगा। ग्रोथ मीन्स एक्सपेंशन, किसी की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाना ग्रोथ कहलाता है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या है। और अरे पढ़ने वाले तेरा ध्यान किधर है, असली सवाल तो इधर है, जल्दी बताओ क्या होगा जवाब। देखते हैं, मिलते हैं आपसे और जवाब पूछते हैं। सिंपल सवाल है, इसको तो कर डालोगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भी कर देता हूं। देखो 4 तो ऐसे ही लिख लिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं, इसको व्हाइट कलर में करते हैं, ऑलरेडी यहां तो दूसरा कलर आया हुआ है। ओके, सो व्हाइट कलर ले लेते हैं, दिस वन। ओके, तो यहां देखिए 4 ये हो गया, प्लस जब 44 में आपने 10 का भाग किया तो 4.4, प्लस जब आपने 100 का भाग किया तो 4.2 अंक बाद दशमलव, जब आपने भाग किया 444 में 3 जीरो तो 3 अंक बाद दशमलव, जब आपने 10,000 का डिवाइड किया तो क्या बता, 1 2 3 4 अंक, ये तो होगा। हाँ जी, यही तो, इसके अलावा तो कुछ नहीं होगा ना। हाँ के ना, यस के नो, आसानी से जोड़ सकते हो। तो अब इस सबको मैंने लिख दिया, इसमें 4, इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, इसमें डिवाइड किया, सबको डिवाइड करके देखा तो सवाल मेरे सामने आ गया। और अब तो सिर्फ आपको जोड़ना ही तो था, तो जल्दी से जोड़ के बताओ। देखो 4 4 8 और 4 12 तो एक तरफ पूरा पूरा हो गया। ओके, अब यहां से देखते हैं, 4 अंक किसी में नहीं थे तो 4 आपने लिख दिया, 3 अंक किसी में नहीं थे आपने 3 भी लिख, 4 भी यहां लिख दिया। हमें देखो 4 4, अब 2 अंक पे आ जाओ। 2 अंक पे क्या था, आपने कहा सर 2 अंक पे तो मैं लिखा दिख गया, यहां पर कितना लिखा दिख गया, दैट इज 4 और 4 8, इस 4 और 4 8 इतना होना चाहिए, 12.8844, और यहां तो आंसर खुलेआम घूम रहा है, आपने काहे नहीं पकड़ा इसको। ओके, दोबारा बताएं, दोबारा समझ लो। प्लासमैन, पल्समैन, पल्स नहीं है, चलो भाई। क्लास का टाइमिंग 4 बजे। ओके, समझ में आया कि नहीं, कुछ नहीं किया मैंने भाई, इसमें जब डिवाइड करोगे तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया, इसमें 2 जीरो काटोगे 2 अंक बाद दशमलव लग गया, 3 जीरो काटोगे 3 अंक बाद, जब 4 जीरो काटोगे तो 4 अंक बाद दशमलव आएगा ना, तो 1 2 3 4 यहीं तो लगाओगे बस। अब इन सबको ऐड कर दो ऊपर वालों को, कुछ भी नहीं करना था। क्लियर है ना, वेरी नाइस, समझ में आया है भाइयों। एक और सवाल फिर तो आपके सामने रखता हूं और देखता हूं इस सवाल का जवाब मुझे आप क्या देते हैं। लेट्स सी व्हाट विल बी योर राइट आंसर। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्तक 9 है। कुरुक्षेत्र, क्या समझ नहीं आ रहा आपको, प्लस मैन,
ये समझ क्या नहीं आ रहा आपको, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, फिर से बताऊं। देखो सिंपल था, जब मैं इसको 10 से डिवाइड किया दशमलव यहां पर लग गया, 2 जीरो से 2 दशमलव, 3 जीरो से 3 दशमलव, एक्चुअली यहां पर 4 जीरो थे और वहां पर सिर्फ ऊपर एक अंक था, तो 4 जीरो लगाएंगे ना, तो आपने कहा 1 2 3 और 4। अब सबको ऐसे लिख देते हैं, यहां लिखता हूं 4, दूसरा था 4.4, तीसरी वैल्यू थी 0.444, एक वैल्यू छूट गया, तीसरा वैल्यू था यहां पर, दूसरा वैल्यू था 4.4, दूसरा वैल्यू था उसके आगे वाला 4.04, उसके आगे वैल्यू था 0.444, उसके बाद एक वैल्यू था 0.0004। ये तो इसको जोड़ना ही तो है। अब जोड़ सकते हैं आप कि नहीं? दैट इज 4 4, 4 और 4 8, 4 और 4 8 और 4 तिया 12। दिस इज द राइट आंसर। अभी समझ में आया? अब तो कोई दिक्कत नहीं है? यस के नो? डन। एक सवाल आगे, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे कितने युग्म हैं, यानी नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर whose sum is 99 and the greatest common factor, that is HCF, is 9. So let's see what will be your right answer. ऐसे कितने जोड़े होंगे मुझे बताओ। ओके दो बस, यानी उसने बोला अगर ए और बी दो ऐसी संख्याएं जिनको जोड़े तो 99 आए, और बस कंडीशन क्या है? HCF। तो दोनों संख्याओं को आप लिखोगे, दोनों का 9 का मल्टीपल होना जरूरी है, ये तो मतलब है भाई। सवाल समझो, दो संख्याएं आपने ली, उन दोनों को जोड़ के 99 आना चाहिए, और वो कैसे टूटे कि उसका हर एक वैल्यू 9 का मल्टीपल होना चाहिए, क्योंकि उसने बोला ना HCF 9 है। तो पहली संख्या मैंने लिखी यहां पर 9 + 90। इज इट क्लियर? अब देखो 9 से दोनों संख्याएं कट रही हैं तो HCF 9 हो गया, और दोनों को जोड़ोगे तो 99 आ गया। ये पहला वाला समझ में आया? ओके, इसको डबल कर दे 18, 18 में क्या जोड़ो? आपने कहा 81, 99 आएगा ना, टोटल 99 आना चाहिए, बस ऐसे समझना। आपने कहा ओके 18 81 99, 9 से दोनों कट जाएंगे। आपने कहा 9 × 27, 9 × 72, अब भी 99 टोटल आएगा, और इसका फैक्टर 9 है। आपने कहा ओके 9 × 4 = 36 और 9 × 7 = 63, अब भी 99 है। 9 × 5 = 45 और प्लस 9 × 5 = 45 बराबर 9। 9 × 6 = 54, अब भी 99 आ गया। अब कोई और फैक्टर बच रहा है? आप कहेंगे नहीं, है ना? अच्छा, वो 14, वो क्वेश्चन नंबर 14 था। ओ इट मे बी पॉसिबल, अनुभव। ओके 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 ओके। अब क्या करें? अब देखो ये भी 99 दे रहा, ये भी, यानी ऐसे हमने नंबर ढूंढे जिनका टोटल 99 है, और कंडीशन क्या थी दूसरी? उनका HCF 9, यानी हर एक संख्या 9 से डिविजिबल होनी चाहिए। देखो ये दोनों 9 से कटते, सब 9 से कटते हैं ना, तो टोटल कितने फैक्टर्स हैं? आपने कहा सब 1 2 3 4 और 5, ऐसे टोटल कितने ग्रुप बन सकते हैं? दैट इज 5 इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा है सबको? ऐसा कोई मेरे साथी जिसको समझ में ना आया हो? इट्स वेरी इजी, एंड मुझे उम्मीद है कि आप इसको आसानी से समझ लेंगे। बहुत अच्छा लगा आपका समझना, आपको समझ में आया? समझ में आया तो भाई लाइक वाइक जल्दी से कर दो, फटाफट लाइक बढ़ाओ, लाइक बड़े कम है, और लाइक बढ़ाते चलो और आगे बढ़ते चलो और मुलाकात करते चलो डेली शाम को इस सेशन में। तो दीजिएगा इजाजत, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू और धन्यवाद।